एंशिएंट हिस्ट्री में महाजनपद एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। पीटी के लिए ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है किसी भी आयोग के प्रश्न पूछने में। तो आइए हम लोग देखते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल जब हम बात करते हैं, महाजनपद काल तो महाजनपद काल 6ठी सदी ईस्वी पूर्व भी से कहा जाता है। तो 6th सेंचुरी BC और महाजनपद काल दोनों एक है। महाजनपद एक पॉलिटिकल नाम है क्योंकि पहले जन और फिर जन से जनपद और जनपद से महाजनपद का विकास हुआ। जैसे आप देखेंगे कि वैदिक काल में जन, उत्तर वैदिक काल में जनपद और अब इस काल में आकर महाजनपद से विकास होता है, इसलिए महाजनपद नाम दे भी दिया गया। इसे एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसे बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे बुद्ध एरा भी हम कह सकते हैं, है ना। इसे एक और कहते हैं, इसे कहा जाता है सेकेंड अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है। सेकेंड अर्बनाइजेशन का मतलब होता है द्वितीय नगरीकरण। तो इसे द्वितीय नगरीकरण के नाम से भी जाना जाता है, इसे 6th सेंचुरी BC एरा के नाम से भी जाना जाता है और इसे महाजनपद काल से नाम से भी जाना जाता है। तो इसके 2-3 नाम हैं। नामकरण का आधार अलग अलग है लेकिन समय वही है, क्योंकि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बुद्ध जो है वो पूरे भारतीय इतिहास को प्रभावित किया है और वो यही काल है, बुद्ध का यही काल है, इसीलिए इसे बुद्ध काल भी कहा जाता है। हड़प्पा के बाद भारतीय संदर्भ में दूसरी नगरीकरण इसी काल में हुआ है, इसीलिए इसे द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहा जाता है। तो यह इसके नाम का आधार था। इसमें 16 महाजनपद का उद्भव होता है और इस तरीके से राज्य निर्माण का काल यही है। इससे पहले छोटे छोटे, जैसे आप देखेंगे कि कबीला से लेकर के एक बड़ा साम्राज्य तक का सफ़र के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी है महाजनपद काल। महाजनपद काल में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है और फिर इसी में से एक जो महाजनपद काल है, इसी में से एक जो महाजनपद है जिसका नाम मगध है, वो मगध धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार करके एक अखिल भारतीय स्तर पर अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता है और सभी जो बाकी के महाजनपद हुए उसे अपने साम्राज्य में मिला लेता है। उसके लिए एक अलग टॉपिक है, उसका नाम है मगध का उत्कर्ष। और अभी हम देखेंगे 16 महाजनपद के बारे में। तो 16 महाजनपद के बारे में जब बात किया जाए तो इसकी चर्चा सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 ग्रंथों में इसकी चर्चा मिलती है। 2 ग्रंथों में चर्चा कौन कौन मिलती है? तो एक का नाम है अंगुतर निकाय, एक का नाम है अंगुतर निकाय और यह जो ग्रंथ है वो एक बौद्ध ग्रंथ है। तो बौद्ध ग्रंथ में अंगुतर निकाय है जहाँ हमें चर्चा मिलती है 16 महाजनपद के। और एक और है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र एक पुस्तक है और ये जैन ग्रंथ है, यह जैन ग्रंथ है। तो हमें 2 जगह चर्चा मिलती है 16 महाजनपदों की और दोनों का नाम आपके सामने है, अंगुतर निकाय और ये भगवती सूत्र। दोनों प्रश्न पूछा जाता है पीटी में, इसलिए दोनों महत्वपूर्ण है। अब आइए, अब हम देखते हैं कि ये जो महाजनपद काल है वो महाजनपद काल का इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, इसे एक और नाम दिया गया है, इसे कहा गया है परिवर्तन का काल। इसे कहा गया है परिवर्तन का काल कहा गया है, परिवर्तन काल कहा गया है या एरा ऑफ चेंज कहा गया है। इसे चेंज नहीं बल्कि ग्रेट चेंज कहा गया था, महापरिवर्तन का काल। और महापरिवर्तन का काल क्या था, उसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए, 3 तरह से हम देखेंगे कि परिवर्तन देखने को मिला इस काल में। एक तो है पॉलिटिकल, दूसरा हम देखेंगे इकोनॉमिकल और तीसरा हम देखेंगे कल्चरल। इतने क्षेत्र में हुआ है परिवर्तन, जैसे राजनीति के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक के क्षेत्र में। ये 3 क्षेत्र में परिवर्तन हमें देखने को मिला है, चेंजेस देखने को मिला है। जैसे पॉलिटिकल अगर हम बात करें तो पहले जन होता था, उसके बाद जनपद हुआ और इस काल में 6th सेंचुरी BC में ये जनपद हो गया, ये जनपद हो गया, महाजनपद हो गया, महा लग गया इसमें। इसीलिए देखेंगे कि पॉलिटिकल क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ा विस्तार हो गया और साम्राज्य धीरे धीरे बन रहा है और राज्य निर्माण एक बड़ा स्केल पर होने लगा। तो पॉलिटिकल रूप में, राजनीतिक रूप में हमने परिवर्तन यह देखा। आर्थिक रूप में अगर आप कहेंगे तो आर्थिक रूप में यह परिवर्तन हुआ। देखिए, इस समय व्यापार वाणिज्य को एक नई दिशा मिली थी। व्यापार वाणिज्य बड़ा फल फूल रहा था, ट्रेड एंड कॉमर्स।
इसके पीछे रीजन थे, इसके पीछे था जो बुद्ध का काल था वो व्यापार को बढ़ावा दिया है, क्योंकि जहाँ जहाँ बुद्ध जाते थे वहाँ वहाँ बुद्ध के साथ साथ व्यापारी लोग भी जाते थे, और इस तरीके से बुद्ध का जो गमन है वो व्यापार का रास्ता खोल दिया। और बुद्ध का ही गमन नहीं बल्कि बुद्ध का प्रभाव राज्य पर पड़ा। अब यहाँ पर एक बात समझने वाले हैं कि राज्य से संरक्षण बुद्ध को मिला, मतलब जो बौद्ध धर्म है उसका राज्य का संरक्षण मिला। अब इसका मतलब क्या है कि जो व्यापारी वर्ग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे तो व्यापार को भी संरक्षण मिला राज्य का, और वहीं दूसरे तरफ राज्य को भी व्यापारियों का भरपूर सहयोग मिला। तो इस तरीके से व्यापार को यहाँ काफ़ी बल मिला है। तो व्यापार को बल मिलने के कारण एक और है यूज ऑफ आयरन, लोहे का इस्तेमाल भी हुआ, लोहे का इस्तेमाल होने लगा। अब लोहे का जब इस्तेमाल होने लगा तो क्या हुआ कि जंगलों की सफाई, और एग्रीकल्चर में आप देखेंगे रिवॉल्यूशन आ गया, मतलब कि क्रांति देखने को मिला है कहाँ, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो इसीलिए कृषि का विस्तार हुआ, कृषि बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगा, कृषि बढ़ने से कृषि में अधिशेष होने लगा, और फिर बाज़ार की आवश्यकता होने लगी तो फिर बाज़ार बनने लगे, और लोहे के कारण औजार, किस्म किस्म के औजार बनने लगे। इस तरीके से एग्रीकल्चर डेवलप किया, एग्रीकल्चर के साथ साथ व्यापार डेवलप किया, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी डेवलप किया। इस तरह से द्वितीय नगरीकरण भी हुआ। तो इसी में अगर आप इकोनॉमिक क्षेत्र में देखेंगे तो द्वितीय नगरीकरण, सेकंड अर्बनाइजेशन का फेज़ ये रहा, बहुत महत्वपूर्ण है आर्थिक क्षेत्र में। सांस्कृतिक क्षेत्र में अगर आप बात करेंगे तो सांस्कृतिक क्षेत्र में आर्यों का इस एरिया में आगमन ने एक नई चीज़ यहाँ भी लेकर आए, और सांस्कृतिक रूप से आप देखेंगे कि वैदिक आर्यों के आगमन के कारण यहाँ पर विविधता आई और सांस्कृतिक भी परिवर्तन देखने को मिला इस क्षेत्र में। इसीलिए कहा जाता है कि ये परिवर्तन का काल रहा। महाजनपद जो एरा है, दिस इज कॉल्ड एन एरा ऑफ चेंजेस बिकॉज ऑफ व्हाट, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट 3 parameters: political, economical and cultural, and we have seen changes in each and every parameter. Therefore it is justified to call this particular era of change. इसके बाद आप समझने का प्रयास कीजिए 16 जहाँ जो महाजनपद हैं उनकी स्थिति देखिए आप, उनकी कहाँ कहाँ स्थिति है देखिए। तो मैप के माध्यम से पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये जो पाकिस्तान का एरिया है, यहाँ एक कंबोज है, कंबोज, ये कंबोज के बाद आप देखेंगे गांधार है, गांधार, कंबोज के बाद गांधार है, और गांधार के बाद यहाँ कुरु है, कुरु के बाद वत्स के बाद काशी के बाद मगध, और मगध के पूरब में एक था अंग, जो सबसे लास्ट में है अंग। इसके ऊपर में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा देखने को पांचाल, कौशल, वज्जी और मल। यहाँ राजस्थान के क्षेत्र में एक है मत्स्य, और दक्षिण भारत का एक है अस्मक, और यहाँ है मत्स्य, राजस्थान के क्षेत्र में है। और यहाँ मालवा के क्षेत्र में एक बड़ा यहाँ भी शक्तिशाली है जिसका नाम है अवंती, और कुरु के नीचे एक क्षेत्र है जिसका नाम है सूरसेन, और यहाँ एक है चेदी। इस तरीके से आपका 16 महाजनपद हो गया, कंबोज, गांधार, कुरु, है ना, कुरु, और ये है वत्स के बाद है काशी के बाद है मगध, और मगध के बाद अंग। ऊपर में आप देखें तो पांचाल है, कौशल, वज्जी संघ रिपब्लिक है, मल, ये देखने को मिला, राइट। ये अस्मक हो गया, ये चेदी हो गया, ये सूरसेन हो गया। आई थिंक 16 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 हो गया। तो
तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं, आपने 16 महाजनपदों की जो भौगोलिक स्थिति है आपने ये देख लिया। यहाँ से ये दोनों जो है पाकिस्तान के क्षेत्र में है, और ये जो है वो आप देखेंगे कि नर्मदा जो नदी है उसके नर्मदा नदी के नीचे एक है। इसलिए कहा जाता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन है, तो वो अस्मक है दक्षिण भारत का। राजस्थान के क्षेत्र में एक है जिसका नाम मत्स्य, मालवा के क्षेत्र में जो अवंती है, और ये मगध क्षेत्र है, और ये मगध आगे चलकर एक बड़ा साम्राज्य का रूप ले लेता है। इस तरीके से हम देखते हैं इसकी स्थिति, और एक एक हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसकी क्या स्थिति है। तो आइए देखते हैं जनपद की विशेषता क्या है, और वहीं से पीटीए क्वेश्चन आता है। पीटीए क्वेश्चन कहाँ से आएगा, जैसे आपसे आ सकता है कि जो कंबोज है, कंबोज का कैपिटल कहाँ था, या गंधार था, गंधार की राजधानी कहाँ थी। और जिस जगह के अगर कोई एक एम्पायर है, अगर वहाँ का रूलर महत्व रखता है, जहाँ से प्रश्न पूछे कुछ संभावना बनती है, जो फेमस चीज़ें होंगी या महत्वपूर्ण घटना घटी होगी, तब हम जाकर के उसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे अवंती का देखेंगे तो वहाँ के राजा का नाम है चंडप्रद्योत, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वत्स का जो राजा है वो भी महत्वपूर्ण है, और जिसके लिए आप देखते हैं कि स्वप्नवास वदता एक बना था, जो कि उदयन वहाँ का राजा है। तो कालिदास ने एक पुस्तक लिखी है स्वप्नवास वदता, जिसका नायक है वो वत्स का राजा है और उसका नाम उदयन है। इस तरीके से अगर कोई महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना होगी तो आई शैल बी टेलिंग यू द सेम। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक लिस्ट बना हुआ है, मैंने इसका नाम लिख दिया है, और यहाँ पर मैं आपको ज्योग्राफिकल रूप से भी मैंने आपको समझा दिया। तो देखिए कंबोज है यहाँ का कंबोज, तो इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कंबोज जो है वो कंबोज की राजधानी कहाँ थी। तो इसका राजधानी है वो, उसका नाम है राजपुर या हाटक, है ना। तो कंबोज के अगर आप देखें कंबोज तो कंबोज की जो राजधानी है उसका नाम है हाटक या राजपुर, इसकी कैपिटल है। तो कैपिटल आपसे पूछा जाता है। तो कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर। इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन और बड़ा ज़रूरी है, और वो इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ के लोगों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कौटिल्य ने कहा है। चाणक्य ने क्या कहा, इसे वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है। इन लोगों को कंबोज वासियों को बोला है वार्ता शस्त्रोपजीवी। तो इसका मतलब क्या होता है कि वैसे लोग, मतलब यहाँ के लोग जो हैं जो शस्त्र बना करके अपनी आजीविका चलाते हैं। तो यहाँ और भी महत्वपूर्ण चीज़ तो होती ही थी, एग्रीकल्चर वगैरह सब ठीक ठाक था, एग्रीकल्चर भी यहाँ हो रहा है, लेकिन साथ में साथ साथ वहाँ के लोगों का जो प्रोफेशन था वो प्रोफेशन यह भी था कि हथियार बनाना, वेपन्स बनाना। और इसीलिए वार्ता शस्त्रोपजीवी कहाँ के लोगों को कहा गया है, ये प्रश्न आएगा। कौटिल्य ने कहा है तो आप बताएंगे कंबोज के क्षेत्र के लोगों को कहा गया है, ठीक है। और राजधानी इसकी हाटक या राजपुर है। यहाँ अच्छे किस्म के घोड़े भी मिलते थे। अब दूसरा हम देखेंगे कि ये गांधार है। तो आपने कंबोज का देख लिया, तो गांधार का देखिए। तो गांधार का दो जगह है, एक है पुष्कलावती और एक है तक्षशिला। तो गांधार अगर हम लेंगे गांधार, तो गांधार का ऐसे तक्षशिला आप जानते ही हैं, तक्षशिला जो यहाँ की कैपिटल है, तक्षशिला है ना। तो तक्षशिला ही मेन कैपिटल है, लेकिन एक उसका जो पश्चिमी क्षेत्र था, पश्चिमी क्षेत्र के भी एक जगह जिसका नाम है पुष्कलावती, तो वो भी एक महत्वपूर्ण शहर था पुष्कलावती, और इसके पश्चिमी क्षेत्र की वो राजधानी थी। पश्चिमी गांधार की राजधानी ये थी, लेकिन ऐसे राजधानी तक्षशिला ही है। तक्षशिला के बारे में आप जानते हैं तक्षशिला का क्या महत्व है। तक्षशिला का शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा महत्व था, एक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था तक्षशिला। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसके आगे हम देखते हैं आगे क्या है। तो अगर अगला आप देखेंगे कुरु का, एक कुरु रहा कुरु, तो अगला कुरु का देखेंगे। तो कुरु का हस्तिनापुर है ना। हस्तिनापुर इसकी राजधानी है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो हस्तिनापुर इसकी राजधानी है, तो हस्तिनापुर डूब गया था बाढ़ के कारण। तो बाढ़ के कारण जब हस्तिनापुर डूब गया, तब वहाँ का एक राजा था निचच्छू। तो निचच्छू ने क्या किया कि अपनी कैपिटल हस्तिनापुर से चेंज कर दिया, और हस्तिनापुर से अपना कैपिटल को लेकर चला आया कौशाम्बी। और राजा उसका नाम क्या था, निचक्षु। तो कहा जाता है कि बाढ़ के कारण हस्तिनापुर जब डूब गया था, तो निचक्षु नाम का एक राजा था जो कि कौशाम्बी में अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया। तो आपके दो क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना हो जाएगी। एक तो इसकी आरंभिक जो कैपिटल थी वो हस्तिनापुर थी, और बाद में कौशाम्बी कौन सा राजा था, तो निचक्षु उसका नाम था राजा का। तो कुरु भी उदयन एक राजा है, और उदयन जो राजा है
वो पौरव वंश का है, पौरव वंश का राजा उदयन है। उदयन की चर्चा कालिदास ने अपनी पुस्तक स्वप्नवासवदता में किया है। स्वप्नवासवदता, स्वप्नवासवदता एक पुस्तक है, और ये जो पुस्तक है वो कालिदास की पुस्तक है, कालिदास की पुस्तक है। और इसमें उन्होंने उदयन और वासवदता का प्रेम प्रसंग उन्होंने लिखा है। जो वासवदता है वो राजकुमारी है, और ये राजकुमारी है अवंती की। अवंती एक मालवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण राज्य है, बड़ा राज्य है। और अवंती के जो राजा है चंडप्रद्योत, बड़ा बहादुर राजा है चंडप्रद्योत, उन्हीं के पुत्री है जो है वासवदता, और उनके साथ प्रेम प्रसंग है उदयन का। और जो उदयन है वो उदयन कहाँ के हैं, वत्स के हैं। ये महत्वपूर्ण एक चर्चा है। इनकी राजधानी जो है वो कौशाम्बी है। तो हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला है काशी। काशी अगर आप देखें तो काशी, पहले तो काशी का वाराणसी है यहाँ की राजधानी, वाराणसी है काशी की राजधानी। और यहाँ का एक राजा है महत्वपूर्ण, उनका नाम था ब्रह्मदत्त, है ना। तो काशी की राजा है वह ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त एक राजा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कौशल पर आक्रमण करते हैं, ठीक है। तो काशी क्या करता है कि कौशल पर आक्रमण करता है, कौशल पर, ठीक है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है और प्रसेनजीत वहाँ के शासक हैं। तो पहले इन दोनों का आप समझ लीजिए कि काशी के राजा कौशल पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। तो कौशल का जो राजा है उस समय कंस है, राजा कंस। तो आगे चल के क्या होता है कि राजा जो है वो आकर के अटैक करता है वापस काशी पर, और काशी पर अटैक करता है, महाकौशल राजा का नाम है। और काशी के कुछ क्षेत्र को जीत लेता है। तो काशी के क्षेत्र पर अब अधिकार किसका हो जाता है, अब अधिकार हो जाता है कौशल का। पहले काशी ने अटैक करके पहले काशी ने क्या किया था कि अटैक किया था कौशल पर, और कौशल का अधिकार किया था। फिर यहाँ का राजा आता है, कंस करके राजा आता है, फिर महाकौशल आता है, और ये अटैक करके काशी को जीत लेता है। तो कंस के पुत्र है महाकौशल, महाकौशल का जो पुत्र है उसका नाम है प्रसेनजीत, है ना। और प्रसेनजीत, इसकी एक बहन है महाकौशला, है ना। और प्रसेनजीत के समकालिक जो है, अब देखिए यहाँ से कौशल भी आपका हो जा रहा है, यहाँ से कौशल भी हो जा रहा है लगे हाथ, तो दोनों कहानी समझ लेंगे। तो कौशल की जो राजधानी है वो श्रावस्ती है, श्रावस्ती है कौशल की राजधानी, याद रखिएगा आपको, कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। हालांकि दो पार्ट में है, ये नॉर्थ का हो गया और साउथ का कुशावती एक कहा गया है, कुशावती है जो साउथ का है। तो काशी का समझ लिया, वाराणसी है, यहाँ का राजा है वो अटैक करता है किस पर, कौशल पर, कौशल का क्षेत्र पर कब्जा करता है, वापस कौशल के राजा आता है वो अटैक करता है काशी पर और उसका क्षेत्र जीत लेता है। अब देखिए प्रसेनजीत की कहानी। प्रसेनजीत जो है, प्रसेनजीत, इनकी बहन जो महाकौशला है, इसका विवाह होता है किसके साथ, बिंबिसार के साथ, बिंबिसार के साथ। और बिंबिसार कहाँ का है राजा, ये मगध का है। तो ये बिंबिसार की शादी और महाकौशला की शादी होती है, और ये जो काशी है उसको दहेज में दे देते हैं मगध को, ठीक है। तो ये जो कौशल है वो कौशल क्या करता है कि मगध को, यहाँ पे मगध बना लीजिए, कौशल क्या करता है, मगध बिंबिसार ये काशी दे देता है, इसे दहेज में दे देता है कौशल। कौन देता है, प्रसेनजीत है, अपनी बहन के विवाह करते हैं और दे देते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है कि बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आता है। तब क्या होता है कि लोग वापस काशी छीन लेते हैं, काशी पर कब्जा कर लेते हैं।
तो ये क्या करता है कि यह भी विवश करता है और ये विवश कर कर काशी वापस लेता है ना। तो फिर प्रसेनजीत अपनी पुत्री की विवाह जो है, अपनी पुत्री की विवाह फिर करते हैं किससे? अजातशत्रु से करते हैं। प्रसेनजीत अपनी पुत्री की विवाह अजातशत्रु से करते हैं। आइए अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि ये काशी वाला चैप्टर तो हो गया। अब आइए, ये जो प्रसेनजीत हैं, प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के समकालीन हैं, महात्मा बुद्ध के समकालीन है। और महात्मा बुद्ध कहाँ के हैं? शाक्य गणराज के हैं, शाक्य गणराज। तो प्रसेनजीत की इच्छा होती है शाक्य गणराज्य में विवाह करने की, लेकिन शाक्य गणराज के लोग इस बात के लिए राजी नहीं है कि हम अपनी पुत्री का, राजकुमारी का विवाह हम प्रसेनजीत से करें। तो फिर प्रसेनजीत के फिर धमकाने पर, प्रसेनजीत एक शक्तिशाली राजा था तो ज़बरदस्ती करना ही चाहता था शादी। तो ये लोग क्या किए कि ये लोग एक दासी, क्या राजकुमारी कहकर दासी की शादी कर दी प्रसेनजीत से। और शादी के बाद फिर प्रसेनजीत और दासी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम है विडम्बू। विडम्बू उसका नाम हुआ। कहा जाता है कि विडम्बू एक बार जब गया हुआ था शाक्य गणराज में, मतलब प्रणनिहाल गया हुआ था, तो लोग उसे चिढ़ाए ये कहकर कि तुम एक दासी की पुत्र हो। तो इससे वो क्रोधित होकर अपने सेना ले जाकर वो शाक्य गणराज पर चढ़ाई कर देता है और शाक्य गणराज को तहस नहस कर देता है। उसके बाद वापस जब लौटते रहता है तो अपनी सेना समेत तो बाढ़ में एक नदी में डूबकर मर जाता है, उसकी सेना नष्ट हो जाती है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि चूँकि उसने भगवान बुद्ध के जो जन्म स्थल था उस नगर को तबाह किया, इसलिए उसे सज़ा मिली, इस तरीके से कहा जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि फिर ये जो वत्स है, वत्स नहीं बल्कि कौशल है, कौशल आगे चल के क्या हो जाता है, फिर ये मिल जाता है मगध में, इसे मगध में मिला लिया जाता है। तो इस तरीके से कौशल भी हमारा हो गया। तो आपने अभी तक कौशल भी देख लिया है ना, आपने कौशल भी देख लिया। तो क्या क्या आपने देखा? कंबोज हो गया, गांधार हो गया, कुरु हो गया, कुरु के बाद वत्स हो गया, वत्स के बाद काशी हो गया, काशी के बाद कौशल भी हो गया, है ना, काशी कौशल हो गया। अब आप देखेंगे सूरसेन, देख लीजिए, है ना। सूरसेन है मथुरा के पास है ना। सूरसेन एरा, सूरसेन है। तो सूरसेन के बारे में अगर आप जानेंगे तो सूरसेन की राजधानी मथुरा है, मथुरा। इसके बारे में और ज़्यादा कोई फैक्ट नहीं, मथुरा है ना। अवंतीपुत्र यहाँ के राजा का एक नाम था, अवंतीपुत्र एक राजा यहाँ का नाम था। और इसके बारे में कोई जानकारी ज़्यादा हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इसके बाद देखेंगे अंग, आप देख लीजिए अंग ये रहा मगध के बाद। मगध तो अलग से देखना ही है। मगध अगर आप बोलेंगे तो मगध जो है वो मगध की राजधानी गिरिव्रज है या राजगीर है, राजगृह है। आगे चलकर इसका फिर पाटलिपुत्र होता है ना। अब मगध तो हमें अकेले पढ़ना ही है, मगध से, चूँकि मगध का उत्कर्ष देखेंगे तो मगध की पूरी कहानी पढ़ेंगे, कैसे कैसे साम्राज्य का निर्माण हुआ। अंग अगर आप देखें अंग, तो अंग की राजधानी चंपा में, आधुनिक मुंगेर वगैरह का जो क्षेत्र है वो है। तो इसकी जो राजधानी है वो चंपा है, इसकी राजधानी। और चंपा के बारे में कहा जाता है कि ये जो एक चंपा जो सिटी था वो बिल्कुल एक नियोजित नगर था, एक बसाया हुआ शहर था। और ये जो बसाया हुआ शहर था तो इसका जो वास्तुकार थे, मतलब इसे जो बनाने वाले थे, उनका नाम था महागोविंद। महागोविंद जो चंपा नगर को बसाया था, एक नियोजित नगर था, मतलब प्लान करके बनाया हुआ एक सिटी था, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है। उसके बाद पांचाल के बारे में देखेंगे हम लोग। पांचाल के बारे में, तो पांचाल को भी दो भाग में विभाजित किया गया था, एक उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल उसका था अहिच्छ और दक्षिणी पांचाल था उसका था काम्पिल। पांचाल का देखेंगे तो उत्तरी है नॉर्थ और ये दक्षिणी है। इसका है अहिच्छ और इसका है काम्पिल्य। पांचाल की राजधानी, दो राजधानी इसकी, उत्तरी और दक्षिणी दो राजधानी इसकी थी। इसके बारे में ही जानकारी है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्ट नहीं है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे वज्जी का। कौशल तो हमारा हो गया, कौशल हमने देख लिया, कौशल काशी को दोनों हमने जोड़ा था। देखिए वज्जी के अगर आप देखेंगे, वज्जी संघ जो है ना, तो वज्जी संघ का वैशाली है वो राजधानी इसकी, वैशाली है ना। और आधुनिक बसाड़ के क्षेत्र में है ये, बसाड़ के क्षेत्र में रहा होता है।
है ना। कहा जाता है कि जो वैशाली है वो आठ गणराज्यों का संघ था, है ना, मतलब यूनियन ऑफ 8 रिपब्लिक्स, 8 गणराज्यों का ये संघ था, वज्जी संघ। इसे भी मिला लिया गया था मगध में, इसे भी मगध में मिला लिया गया था वज्जी संघ। अगर आप मल्ल का आप देखेंगे, मल्ल ये वाला है मल्ल, वज्जी आपने देखे हैं, मल्ल आप देखेंगे तो मल्ल का है पावा और कुशीनगर, 2 इसकी राजधानियाँ थी, पावा और कुशीनगर, ये मल्ल की। ये सब मिला लिए गए थे, है ना, सब मगध मिला लिया था इसे। इस तरीके से आपने ये भी देख लिया। अब कौन बचा आपका? चेदी। यहाँ चेदी है, तो चेदी का देखिए, चेदी का है सुक्तमती, है ना, या सोथमती, या सोथमती, यही इसकी राजधानी थी, चेदी की राजधानी थी, है ना। अब चेदी के बाद आप देखेंगे तो आप देखिए मत्स्य देखेंगे, मत्स्य को कहा गया है विराट, ये मत्स्य है, इसकी राजधानी है विराटनगर है, ये रेगिस्तान के क्षेत्र में है ना, रेगिस्तान के क्षेत्र में है, या फिर कहिए कि पश्चिमी भारत के पश्चिमी क्षेत्र में बसा हुआ है, राजस्थान के क्षेत्र में है, एकमात्र वहाँ उस क्षेत्र में था। अब आप देखेंगे ये मल्ल आप देखे थे ना, मल्ल, ये मल्ल देखे थे, कुशीनगर आप देखे, पावा देखा था। यहाँ का एक राजा था शिशुपाल, शिशुपाल आपने देखा था, महाभारत में भी शिशुपाल एक कैरेक्टर यही है, जो उसकी श्री कृष्ण जो है उनका रिलेटिव है, भाई लगता है, और उसका उन्होंने सुदर्शन चक्र से वध किया था, क्योंकि वो लगातार गलतियाँ पर गलतियाँ करते जाता है। इसके माता जी को उसने, कृष्ण भगवान ने वरदान दिया था कि इसके 99 गलतियाँ मैं माफ़ करूँगा, लेकिन फिर भी वो भी पार कर जाता है, उसके बाद कृष्ण इसे वध कर देते हैं। तो ये शिशुपाल वहीं का था, ये मल्ल का था, ठीक है ना। तो ये जो मत्स्य है वो मत्स्य विराटनगर है, मत्स्य का विराटनगर। अब हम लोग देखेंगे अस्मक का, अस्मक है ये, अस्मक जब आप देखें इसका पोटन है या पोटला, है ना, पोटन या पोटला इसकी राजधानी है, पोटन या पोटला अस्मक की। और इसके बारे में कहा जाता है कि दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की सिंगल है, एकमात्र है ना। तो एकमात्र जो दक्षिण भारत में था वो कौन था? तो अस्मक था, जिसकी राजधानी पोटन या पोटला था। तो यह भी हमने इसके बारे में देख लिया। अब कौन बचा? सब तो हमने पढ़ ही लिया, है ना, सबका तो हमने चर्चा लगभग कर ही दिया। अच्छा, अवंती एक बचा हुआ है, अवंती। आइए देखिए, अवंती हम देखेंगे इसका 2 है, ये रहा अवंती, अवंती को इधर लाएंगे, है ना। तो इसकी 2 राजधानी है, एक नॉर्थ है और एक साउथ है। तो नॉर्थ का है उज्जैनी और साउथ का है महिष्मती, है ना। और बात हम जब करते हैं अवंती की, तो अवंती का जो इम्पोर्टेंट है वो राजा का नाम है चंडप्रद्योत। चंडप्रद्योत नाम है राजा का, जो बड़ा फेमस राजा है, बड़ा बहादुर राजा यहाँ का है। उसके बारे में देखिए 2-3 चीज़ें। पहली बात तो इनके बारे में यह है कि इनकी जो पुत्री है वासवदता, इनका जो लव स्टोरी है वो है उदयन के साथ। ये वत्स के राजा हैं उदयन, उनके साथ है। और वो मगध का उदयन अलग है, वो मगध जब चैप्टर देखेंगे ना उसमें देखेंगे, उनके साथ इनका स्टोरी। और एक और आप देखेंगे कि ये जो चंडप्रद्योत हैं, इनकी बीमारी हुई थी, पीलिया नाम की जॉन्डिस बीमारी हुई थी। तो जब इन्हें जॉन्डिस बीमारी हुई थी तो इनके पास बिंबिसार ने, मगध का राजा बिंबिसार ने जीवक को भेजा था, है ना। तो जीवक कौन है? जीवक राजवैद्य थे इनके दरबार में, राजवैद्य थे किनके दरबार में? बिंबिसार के दरबार में। अब बिंबिसार ने अपना बेहतर डिप्लोमेसी के तहत जीवक को भेजा था, जीवक ने इन्हें ठीक कर दिया था। इस तरह से मित्रता इनके साथ हो गई थी। चंडप्रद्योत को आप देखेंगे कि गांधार का एक शासक था जिसका नाम था पुष्किसारण। तो पुष्किसारण जो था उसने चंडप्रद्योत को हरा दिया था, है ना।
तो गांधार आपने देख ही लिया था। गांधार का राजा था, तक्षशिला की राजधानी है। पुष्किर सारण था, तो पुष्किर जो सारण था उसका भी उसने क्या किया था कि चंद्रप्रद्योत को हराया था, डिफीट किया था, और इसने बिंबिसार के पास दूत भेजा था। तो इस तरीके से हम जब देखेंगे कि इस तरीके से 16 महाजनपद के बारे में हमने पढ़ लिया, इसकी स्थिति हमने देख लिया कहाँ था, इसी को कहते हैं महाजनपद काल। पीटी के हिसाब से एक एक आपका एरिया, एक एक जो नाम है, कंबोज, गांधार, कुरु, वत्स, काशी, मगध, अंग, पांचाल, कौशल, वज्जी, मल्ल, सुरसन, चेदी, अवंती, मत्स्य और अस्मक, इसकी राजधानी आपसे पूछी जाएगी। राजधानी के साथ साथ जो अगर वहाँ का कोई फेमस जो कैपिटल रहा हो उससे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे यह पूछा जाएगा कि वहाँ का जो राजा था, अगर कोई महत्वपूर्ण घटना हुआ है तब उससे भी प्रश्न आपसे संबंधित आएंगे। जितना महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता था हमने आपको बता दिया, और यह भी बताया कि ये जो काल है, महाजनपद काल है, वो एक परिवर्तन का काल था, एक चेंज का काल था, क्रांति का काल था। और कैसे काल था मैंने समझाया आपको। यह एक आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में था। इसी समय आहत आए थे, इसी समय राज्य का संगठन होने लगा था और बड़ा बड़ा राज्य का निर्माण हो रहा था। तो आर्थिक क्षेत्र में नगरीकरण हुआ, लोहे का इस्तेमाल होने लगा, और ख़ास करके गंगा घाटी के क्षेत्र में व्यापार काफ़ी बढ़ा। और यही कारण था कि जो मगध था वो गंगा घाटी के क्षेत्र में होने के कारण, लोहे का इस्तेमाल होने के कारण, जंगल की प्रचुरता होने के कारण, नदियों की अवस्थिति होने के कारण ये क्या कर रहा कि धीरे धीरे सबसे आगे ये बढ़ता चला जा रहा था। हमारा अगला टॉपिक होगा मगध का उत्कर्ष, जिसमें हम यह देखेंगे कि इन सब 16 महाजनपद के बीच से जो मगध है वो किस तरीके से सबका सिरमौर बनता है और एक वृहद साम्राज्य खड़ा करता है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आप बताइएगा कि इसमें क्या कमियां हैं, कुछ सुझाव होगा तो आप दीजिएगा और इसे कंप्लीट कीजिए। और महाजनपद का जो काल का जो हमारा चैप्टर हुआ वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।